हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैंने पार्ट 1 में आपको विंडसर पैराडाइज की जो बिल्डिंग्स थी उसके अंदर मैंने ले जाकर के आपको प्रॉपर तरीके से दिखाया था। लेकिन ये विंडसर का जो है ब्रोशर है और इसके अंदर पार्ट 2 में इसलिए आपको बना रहा हूं। इसमें कोई भी किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है ब्रोशर में भरने में, या कोई समस्या है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो वीडियो को हम इसको कंप्लीट देखेंगे दोस्तों। और वीडियो आपको इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। कहीं पर किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप हमें अपना कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें, उसका जवाब आपको जल्द ही दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। बालाजी जन सेवा केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं उदयवीर, बालाजी जन सेवा केंद्र, शास्त्री नगर, गाजियाबाद से ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। विंडसर पैराडाइज 2 का ये है आपका पार्ट 2। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विंडसर पैराडाइज, होम योर बजट, ये रेरा नंबर है। ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब धीरे धीरे आ जाएंगे आगे की तरफ। ईडब्ल्यूएस इकाई RS 5,40,000, LIG इकाई 5 लाख, LIG इकाई है आपका 10,80,000 रुपए का। इस योजना के अंतर्गत विकसित होने वाली आवासीय इकाइयां हाई एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड राजनगर एक्सटेंशन में स्थित है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इकाइयां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लकी सिस्टम से आवंटन है। फार्म मिलने का पता विंडसार बाजार, द्वितीय तल, विंडसार पैराडाइज 2, राजनगर एक्सटेंशन, NH 58, गाजियाबाद, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको दिखा दिया था प्रॉपर पूरे तरीके से। ये ईडब्ल्यूएस का ब्रोशर है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ये यहां से आपकी एंट्री होने वाली है। अगर हम कारपेट एरिया की बात करें तो 28.39 स्क्वायर मीटर, बालकनी एरिया 4.21 स्क्वायर मीटर, और रेरा बुलेट नंबर ये इस तरीके से 36.30 स्क्वायर मीटर। यहां से दोस्तों आपकी एंट्री होने वाली है। ये यहाँ पे काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। ये ईडब्ल्यूएस का प्लान है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, और जो कि मैंने वीडियो में बताया भी था। ये आपका टॉयलेट है 5x8 का। ये पूरा आपका एक रूम हो जाता है। इधर यहाँ पे किचन है, और ये आपका पीछे की तरफ एरिया इस तरीके का। यहाँ पे पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं पीछे की तरफ। ये ईडब्ल्यूएस का आप प्लान देख सकते हैं। अब दोस्तों, अब नीचे आ जाएंगे। इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे किस तरीके से। कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए दोस्तों। देखो, आप इधर उधर भाग दौड़ करोगे, समझोगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। आप सिर्फ वीडियो पूरा देखेंगे बस। कोई चीज समझ में नहीं आई तो वहीं पे आप मेरे को कमेंट करेंगे, बता दूंगा। उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिनियम के अनुरूप विंडसर पैराडाइज 2 राजनगर एक्सटेंशन में दुर्बल एवं अल्प परिवारों हित आवासीय योजना विंडसर पैराडाइज 2, रेरा नंबर ये, ठीक है। योजना का नाम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र अंतर्गत निजी विकासकर्ता हाई एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित योजना में दुर्बल वर्ग, ईडब्ल्यूएस एवं अल्प आय वर्ग LIG भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण। योजना का विवरण। यह योजना ईडब्ल्यूएस एवं LIG भवनों की आवासीय योजना के अंतर्गत भवनों की योजना है। 2.10 स्थिति। उक्त भवन प्राधिकरण के विकास क्षेत्र की स्थिति विंडसार पैराडाइज 2 राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में स्थित है। भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल। भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल तालिका 1 कॉलम 2 में दर्शाया गया है। भवनों की संख्या। भवनों की संख्या पे बात कर लेते हैं एक बार। कॉलम 3 में दर्शाया गया है, जो कि आगे आने वाला है। भवनों का अनुमानित क्षेत्रफल संख्या एवं मूल तालिका 1। ईडब्ल्यूएस क्षेत्रफल 36.30, LIG 41.24। उपलब्ध भवनों की संख्या इसमें दोस्तों 107 रहने वाली है। बेसिक मूल्य है ईडब्ल्यूएस का 5,40,000 रुपए। पंजीकरण राशि होने वाली है 54,000 रुपए। इसी तरीके से LIG में भी 107 फ्लैट है, और इसकी कॉस्टिंग है आपका 10,80,000 रुपए, और इसकी पंजीकरण राशि होने वाली है 1,08,000 रुपए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखेंगे। प्रभावी GST आपकी अतिरिक्त देय होगा। आवेदक भारत का नागरिक हो। आवेदन पत्र जमा करने की दिनांक से आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक या उसके परिवार से तात्पर्य आवेदक उसके प्रति पति पत्नी तथा अवयस्क बच्चे से है, ठीक है, के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र के विकास प्राधिकरण आवास विकास परिषद इंप्रूवमेंट ट्रस्ट किसी स्थानीय निकाय सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कॉलोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कोई अपना भूखंड भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के किसी अन्य नगर तथा शहरी क्षेत्र के उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखंड भवन नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों का रहता है कंक्लूजन, ये मैं आपका पहले दूर कर देता हूं। यहां से इस लाइन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जो मधुबन बापू धाम वाले में क्या था कि वहां पे लिखा हुआ था कि आपका एक से ज्यादा मतलब अलॉट नहीं होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कोई भवन नहीं होना चाहिए आपके पास, और वो भी कॉलोनियों में होना चाहिए, लेकिन एक से अधिक भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास एक है कोई दिक्कत नहीं है, वे भर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसमें अलॉटेड का ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि विकास क्षेत्र में अगर किसी का अलॉटेड भी है या कैसा भी है, एक अगर अलॉटेड भी हो गया है ना गवर्नमेंट की तरफ से, तब भी आप इसे भर सकते हैं, यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विशेष अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजनाओं में आवंटन हो जाता है तो वह आवंटित संपत्ति में जमा की गई धनराशि बिना किसी कटौती के वापस ले सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का के परिवार के आश्रित व्यक्तियों किसी एक सदस्य का एक से अधिक योजनाओं में आवंटन हो जाता है तो वह आवंटित संपत्तियों में जमा की गई धनराशि के बिना किसी कटौती के वापस ले सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इनका टोल फ्री नंबर और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नीचे आ जाएंगे 4.2, ऋण की सुविधा किस तरीके से दी गई है, यहाँ पे आप एक बार देखेंगे। इस योजना के भवनों हेतु ऋण की सुविधा बैंक की शाखा में उपलब्ध है। बैंक की शाखाओं के बारे में जानकारी बैंक के ऑफिस फोन नंबर व मोबाइल नंबर से प्राप्त की जा सकती है। उक्त सूची की जानकारी प्राधिकरण के स्वागत कक्ष से प्राप्त की जा सकती है। भवनों का वास्तविक निर्माण पूर्ण हो चुका है, वह सारी सेवाएं कार्यशील हैं। दोस्तों, यहां पर एक चीज और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, आपका कुछ नहीं, सीधे बने हुए खड़े हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिखाया था, कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, रेडी टू मूव है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉकी ड्रॉ में निकल जाए, सारी पेमेंट क्लियर हो जाए, तुरंत रजिस्ट्री होगी, तुरंत रहना स्टार्ट कर दो। आवंटन की धनराशि किस तरीके से, ये आप एक बार समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। लकी ड्रॉ के आधार पर सफल आवेदकों को आवंटित भवन के अनुमानित मूल्य का 15%, आवंटन पत्र जारी होने की तिथि अथवा पंजीकृत डाक पत्र प्रेस तिथि 1 माह की अवधि से संबंधित निजी विकासकर्ता के पक्ष में जमा कराना होगा, जिससे आवेदन पत्र के साथ की गई पंजीकरण राशि 10% एवं आवंटन राशि 15% का बेसिक विक्रय मूल्य समायोजित कर लिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं एक चीज कि यहाँ पर जो भी फॉर्म अभी आप भर रहे हैं सब में 10% लिया जा रहा है। न यहाँ पे कोई ओबीसी न एससी, सिर्फ आरक्षण है, वो आरक्षण की बात हम आगे करेंगे, लेकिन पेमेंट सबका 10% अभी जमा हो रहा है। जैसे ही जिसका अलॉटेड हो जाता है उस टाइम पे आपको 15% अलॉटेड लेटर पे लिखा होगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट करके 15 और 10 कितना होगा, 25%। अब आगे बात करते हैं, टोटल 25% हो गया, शेष 75% धनराशि 6 वर्षों में 24 त्रैमासिक हर 3 महीने की किस्त कितनी बनेगी, 24 में 10% साधारण ब्याज की सहित देय होगी। ब्याज की गणना रुपए निकटतम पूर्णांकों में होगी। शेष धनराशि जमा कराने का स्थान समय आवंटन पत्र निजी विकासकर्ता द्वारा अवगत कराया जाएगा। ठीक है जी, समझ गए आप, सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी। 75% जो भी राशि है उसको आपको 6 वर्षों में विद इन गवर्नमेंट बैंक से आपको आपका क्या हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा लोन। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ साफ साफ 75% धनराशि 6 वर्षों में 24 त्रैमासिक किस्तों में, सॉरी किस्तों में आपकी ईएमआई बन जाएंगी। यहाँ पे लोन का कोई ऐसा लिखा नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोला है, उस चीज के लिए सॉरी। यहाँ पे लोन का कुछ ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन
ये है कि जो भी 24 ईएमआई के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अच्छा, एक मुश्त भुगतान कर कब्जा क्या चीज है, इसे पढ़िए। भवन पूर्ण रूप से आवास योग्य है, भवन आपका रहने के योग्य है, आवंटी द्वारा भवन की कुल कीमत का आवंटन पत्र जारी होने की तिथि अर्थात रजिस्टर्ड पत्र प्रेषक तिथि से 90 दिनों के अंदर शेष राशि का भुगतान जमा कर भवनों का कब्जा लिया जा सकता है। यानी कि जैसे भैया आपका भवन निकल गया, अलॉटेड हो गया, तो उसके अंदर 3 महीने का आपको टाइम मिलेगा। अलॉटेड लेटर पे जो 75% राशि बचेगी उसको आप 3 महीने के अंदर अंदर शेष जमा राशि करके आपको फाइनल रजिस्ट्री कर दी जाएगी। रजिस्टर्ड पत्रदार लिखा है ना, रजिस्ट्री हो जाएगी। अच्छा, दंड ब्याज क्या है जी, इसमें देखेंगे। यदि आवंटी द्वारा विकासकर्ता की देय राशि भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता तो 13% वार्षिक दर से पीनल ब्याज सहित देय राशि भुगतान करना होगा। लगातार 3 किस्तों का भुगतान न करने की दशा में किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। भैया इनका रूल और नियम है कि निकलने के बाद 3 ईएमआई तक अगर आपने कंटिन्यू ईएमआई रोक दी तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, उस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। समर्पण एवं निरस्तीकरण का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। ड्रॉ से पूर्व पंजीकरण धनराशि की मांग किए जाने वाले पंजीकरण धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी। आवेदक या आवंटी द्वारा आवंटन भवन के समर्पण की मांग किए जाने की दशा में पंजीकरण राशि में 20% प्रतिशत की कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जाएगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद वापस करनी होंगी। साथियों, आप यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, यानी कि 6 महीने का इनका टाइम है। ठीक है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर लकी ड्रॉ से पहले अगर कोई बंदा अपनी पेमेंट मांगता है तो ये देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो कर देंगे वापस। कितना कटेगा आपका 20%, समझ गए। तो जो LIG भरेंगे यानी 54,000 उसका 20% काटेंगे, रिफंड कर देंगे। 1,80,000 का सेम इसी तरीके से काट के रिफंड कर देंगे। बीच में आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, देखो कुछ टर्म कंडीशन ऐसी भी होती है, मान के चलो इन्होंने 6 महीने का टाइम दिया हमें, ठीक है। 6 महीने में अगर आपका लॉटरी नहीं निकलता और बीच में जैसे मान के चलो आचार संहिता लग जाता है, तो आचार संहिता के टाइम पे जो 3 महीने 4 महीने का टाइमिंग होगा उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। आप ये ध्यान रखना, कभी कोई आप गड़बड़ी करो, जल्दबाजी करो, अरे 6 महीने से ज्यादा हो गए लॉटरी क्यों नहीं हो रही, आचार संहिता में कोई काम नहीं होता, आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लॉटरी की जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। आपको जल्दी है नहीं है तो आप अपना 20% आपकी रिफंड कर 20% काट के शेष राशि आपको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा लोगों को समस्या आती है और ये चीजें उनके समझ में भी नहीं आती। पॉइंट नंबर 7, आय कोड आय सीमा निर्धारण। EWS परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक, यानी 3 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। 1 लाख का भी इनकम सर्टिफिकेट लग जाएगा। 1 लाख से नीचे तक, मतलब कहने का ये 1 लाख तक, 1 लाख से ऊपर 3 लाख के बीच में, 3 लाख से नीचे नीचे तक का लग जाएगा। और LIG वाले में वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख तक की होनी चाहिए। भविष्य में भी खुद को भारत सरकार मानक पुनरीक्षण न करने पर वार्षिक आय सीमा प्रत्येक वर्ष कास्ट इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षित किया जाएगा। ठीक है, कोटा क्या है, कोटा एक बार पढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित श्रेणी में आवेदक अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जाएगी जो नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार होगी। ठीक है जी, आप सब अपना अपना भैया कोटा देखेंगे। एक बार भैया कोटा चेक करें। अनुसूचित जाति का कोटा कोड है 2, जो कि वहां फॉर्म में भरा जाएगा। आप सबसे ज्यादा भाई फोन करके कमेंट में पूछते हो कहां पर क्या आएगा, इसलिए मैं आपको क्लियर बता देता हूं। कोटा कोड जो भी अनुसूचित जाति में आते हैं वहां कॉलम होगा कोटा कोड का, कोटा, तो वहां कोटा अपनी जाति के हिसाब से 02 जिसका 21% है, अनुसूचित जनजाति का 03 2% है। फॉर्म भी भर के दिखाऊंगा अभी आपको, पूरा कंप्लीट वीडियो देखेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग 404 कोटा आएगा, यहाँ पे 27% कोटा है। इसी तरीके से सेम यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी, सरकारी कर्मचारी, सैन्य और उत्तर प्रदेश विकास कर्मचारी, सिटी बोर्ड कर्मचारी, उत्तर प्रदेश नगर निगम कर्मचारी, तो ये इस तरीके से उनका 12% कोटा कोड आपको सही भरना है, ये ध्यान रखें। सबके कोटे अलग अलग दिए गए हैं, कोई भी अपने कोटे में कोई भी गलती नहीं करेगा किसी भी प्रकार की। ठीक है, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आज से 17 नंबर कोटा है। और सामान्य श्रेणी का जो कोटा है भाई 01 है,
सबसे पहले एक बात ध्यान देंगे, 02 अनुसूचित जाति का है, और जो सामान्य रूप से जो भरने वाले होंगे वो यहाँ पे 01 भरेंगे। ठीक है, जो जनरल में आएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सारा कोटा कोड मैंने आपको समझा दिया इस वीडियो के अंदर। आगे चलते हैं। नोट, आरक्षण का दावा करने वाले आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका कैंसिल चेक और जो आपका डीडी लगेगा, वो सब चीजें इसमें लगेंगी, जो कि आपको नोटरी कराना होगा 10 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे। ठीक है, इसमें एफिडेविट लगेगा, जो कि एंड में हम बताएंगे, वीडियो पूरा देखना है बस आपको। क्षैतिज आरक्षण क्या है दोस्तों? दिव्यांग आवेदकों कुल घोषित भवनों की संख्या 3% रहने वाली है। विकलांगों के लिए भी इसमें 3% है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10% है। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों का जो कोटा है वो उस चीज के लिए आपको क्या लगाना होगा, 60 वर्ष यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, और वहां पे वरिष्ठ नागरिकों का कोटा कोड अलग होता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान देंगे, आगे बता देंगे आपको फोरम में। दिव्यांगों के लिए सेम है। यदि किसी श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे आवेदक उपलब्ध का मतलब है आवंटन, ये चीज एक बार आपको 8.15 क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे समस्या आ सकती है आपको। यदि आरक्षित श्रेणियों के आवेदक उपलब्ध नहीं होते तो आवंटन सामान्य श्रेणी के आवेदकों को कर दिया जाएगा। इसका मतलब है, मान के चलो 21% एससी वालों का है, अगर इसमें से 5% ही आते हैं तो शेष जो भी कोटा बचेगा वो इनको जनरल वालों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ सकते हैं। सामान्य आवेदक किस तरीके से भरेंगे, जनरल में लिखा हुआ है, जो कि मैंने ऊपर भी समझा दिया था। आरक्षित श्रेणी का आवंटन प्रशासनिक भवनों का आवंटन अंतर्गत पंजीकरण व्यक्ति को कर दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आवेदक अपने आवेदन पत्र पर कोड 01 भरेंगे। ठीक है जी, जनरल वालों को 01 कोड भरना होगा। आगे चलते हैं, ड्रॉ की प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है। योजना के ड्रॉ का समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति शासन द्वारा गठित सीमित द्वारा ड्रा निकालकर भवन का आवंटन किया जाएगा। ड्रॉ की तिथि एवं स्थान की सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नहीं दी जाएगी, पर्सनल नहीं दी जाएगी। उक्त सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों एवं प्राधिकरण तथा विकासकर्ता की वेबसाइट माध्यम से किया जाएगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। किसी भी आवेदक द्वारा भवन विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं किए जाएंगे या नहीं होगा। योजना का ड्रॉ लगभग 6 माह में संभावित होगा। ठीक है जी, यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास। योजना हेतु आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच के उपरांत आवेदक पत्रों की सूची ड्रॉ के पूर्व प्राधिकरण स्वागत कक्ष वेबसाइट पर 3 दिन की अवधि के लिए आवेदक से उक्त सूची प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति यदि कोई हो आवंटित करने हेतु प्रदर्शित की जाएगी। सूची प्रविष्टियां आवंटित इस तरीके से है। ठीक है, आधार पर ही निर्णय लेकर सूचना लकी ड्रॉ ऑफिस से सूचित की जाएगी। ठीक है जी, असफल आवेदक क्या करेंगे, इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि आवेदक के बैंक खाते में 1 माह के बाद आरटीजीएस के माध्यम से वापस कर दी जाएगी। यानी कि जो आप इस फॉर्म में अपनी बैंक की डिटेल भरेंगे और कैंसिल चेक लगाएंगे, एक लकी ड्रॉ के 1 महीने के बाद आपके अकाउंट में वो पेमेंट रिफंड आ जाएगा। तो पेमेंट रिफंडिंग का भी मैंने आपको यहाँ पे कंक्लूजन दूर कर दिया है, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मिथ्याव्योधन एवं तथ्यों को छुपाना। यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई हैं अथवा उनसे किन्हीं वास्तविक तथ्यों को छुपाया जाता है, तो साथ में भवन आवंटन के बिना बताए निरस्त कर दिया जाएगा। उसे भविष्य में होने वाले लकी ड्रॉ से वंचित कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा। इस बात का ध्यान देंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि कोई चीजें छुपानी नहीं है आपको। मैं फिर भी आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीजें आप साफ साफ रखें, अपने डॉक्यूमेंट जेन्युइन तरीके से यहाँ पे अटैचमेंट करेंगे। विक्रय एवं विलेख देखेंगे। विक्रय विलेख लीज डीड निष्पादन संबंधित विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा। इस हेतु आने वाले व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन करना होगा। आवंटी तथा 5 वर्षों तक आवंटित भवनों का विक्रय हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भैया, अगर कोई ये सोच रहा हो कि मैं इसे खरीद लूंगा, जैसे मेरा निकल गया ये
और मैं इसे तुरंत बेच दूंगा। इस चीज के चक्कर में आप बिल्कुल भी मर रहे ना, 5 साल तक का भी इसमें समय है, 5 साल तक आपको बेच नहीं पाओगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया है, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो पूरा देखना, थोड़ा टाइम लगेगा देखो, लेकिन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस पूरी वीडियो में। पूरा वीडियो देखेंगे। कोई सोचता है कि हाँ जी हम बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते, हाँ जी आप बेच सकते हैं, लेकिन समय पीरियड है इसमें 5 साल का लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ। ठीक है जी, अगर किसी भी लाभार्थी की जिसे अलॉटेड हुआ उसकी मृत्यु हो जाती है तो सर्वप्रथम भवन का कब्जा जो नॉमिनी होगा उसको, नॉमिनी लिखा नहीं है लेकिन कहने का मतलब यही है कि विविध उत्तराधिकारियों को नियमानुसार हस्तगत कर दिया जाएगा। कब्जा किस तरीके से मिलेगा वो भी अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं इसमें। ये चीज विशेष है, इस चीज को बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे। भवन का कब्जा भवन की मूल्य समस्त धनराशि जमा करने के पश्चात हस्तगत किया जाएगा। इसके लिए आवंटी एवं विकासकर्ता के मध्य अनुबंध विलेख निष्पादित करना होगा। अनुबंध विलेख पर आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है जी, इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। ये जितना भी है इसको आप एक बार देख लें, ये एक्स्ट्रा लगेगा आपका अगर निकल जाता है तो आपको, इसीलिए ये ब्रोशर दिया गया है और इसीलिए मैं भी आपको पढ़ के बता रहा हूं। इसमें इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमें बताया नहीं था क्या मेंटेनेंस चार्जेस है क्या है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। आवंटी को विद्युत पावर बैकअप, पावर बैकअप का मतलब कभी भी लाइट नहीं जाएगी, उसकी व्यवस्था जलपूर्ति, जलमल निकासी, इंटरस्ट फ्री मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, वन टाइम इलेक्ट्रिसिटी मीटर चार्जेस, आईजीएल कनेक्शन, गैस वाला कनेक्शन चार्जेस, डाटा एवं वायस, इंडिपेंडेंट चार्जेस, सीएम, ये सब आपको अपने पैसे से अलग से कराना होगा। अब देखो इसमें बताता हूं क्या क्या है किस तरीके। इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी वन टाइम, ईडब्ल्यूएस का 8,000, एलआईजी का 9,000, इलेक्ट्रिसिटी मीटर 40,000, 2 किलोवाट का न्यूनतम कम से कम 20,000 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, 20,000, 2 किलोवाट का 40,000, पावर बैकअप 30,000, 1 किलोवाट का पावर आपको ये मिलेगा जिसमें 30,000 आपको अलग से देने होंगे। आईजीएल कनेक्शन चार्जेस 20,000, डाटा एंड वॉइस इक्विपमेंट चार्जेस 16,000 प्रति फ्लैट वैकल्पिक है। ये वैकल्पिक का मतलब होता है कि ये आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्लियर नहीं है, लेकिन ये जब ही पता चलेगा, क्योंकि वैकल्पिक का मतलब ही होता है कि विकल्प है, आप ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते। ये 16,000 का है। कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस सीएम रख रखाव अनुसार, सीवर एवं वाटर टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह कनेक्शन चार्जेस 20,000 रुपए प्रति फ्लैट, और ये टोटल मिला के हो जाता है आपका 1,36,000 टोटल, या 35-33 जो भी बैठ रहा होगा आप एक बार जोड़ लेना, और प्रभावी जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर, वीडियो मेरा देख लेते हो कमेंट नहीं करते हो, सबसे मुझे ये अच्छा लगता है। चलो आप देख तो रहे हो, लेकिन दोस्तों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज एक बार कमेंट भी कर दिया करो। यदि आवंटी निर्धारित का भवन कब्जा नहीं लेता तो आवंटी के को नियमानुसार 600 रुपए प्रति माह की चौकीदारी शुल्क, जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 10% की बढ़ोतरी स्वयं होती रहेगी। यानी 600 रुपए भैया आपको, ये इनका भवन कब्जा नहीं लेता है तो ये आपका चौकीदारी का आपको देना पड़ेगा, चौकीदारी चार्ज। ठीक है, एलआईजी एवं ईडब्ल्यूएस रखरखाव दायित्व वन्य विकासकर्ता आवंटी रखरखाव नियमों का पालन विकासकर्ता द्वारा बनाए गए हैं। यानी आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, ये जैसे कहेंगे वैसा आपको मानना पड़ेगा। भवनों का प्रयोग, आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा, यानी आप रहने के लिए ही इसका प्रयोग करोगे। ठीक है जी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। उपयोग देखो सबके मन में होता है कि चलो निकल गया बेच देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, वो तो डाउट वहां पे क्लियर हो गया कि 5 साल के बाद होगा। बाकी उसमें आप रहने के लिए आप प्रयोजन कर सकते हैं, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं। विशेष परिस्थिति में किसी भी नियम शर्तों का संशोधन एवं सर्वाधिकार आवंटियों द्वारा किया जाएगा। तालिका 1 में दर्शाया गया क्षेत्रफल अंतिम योजना का वास्तविक निर्माण हो चुका है, यानी क्षेत्रफल अंतिम है, योजना में किसी तरीके का कोई निर्माण बाकी नहीं है, सब कंप्लीट हो चुका है। जाना है, निकलते ही साथ रहना है, आपको अलॉटमेंट लेना है और रजिस्ट्री करानी है। इस योजना से संबंधित मामले गाजियाबाद विकास का निर्णय अंतिम होगा।
ठीक है। वाद विवाद की स्थिति सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों को होगी। गाजियाबाद कोर्ट को ही अधिकार होगा, क्षेत्र प्राप्त होगा, चाहे भले ही आवेदक पंजीकृत धनराशि आवेदन पत्र पर शाखा में जमा किया गया हो। देखो नौकरी वाले जो है भैया 01 कोड भरेंगे यहाँ पे, वो जनरल वाला कोटा कोड अलग है। ये यहाँ पे व्यवसाय कोड है जिसमें 01 आएगा, व्यवसाय 02 है, अन्य 03 डाल सकते हैं। जो बिजनेसमैन है 03 डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। व्यवसाय मतलब बिजनेस में अदर किसी का वो 03 डाल सकते हैं, जैसे सरकारी नौकरी या कुछ ऐसा। दिव्यांगता का 01 कोड है, वरिष्ठ नागरिक का 02 कोड है, दुर्बल आय का 01 कोड है और अल्पायु वर्ग का 02 कोड है, ठीक है। ये यहाँ पर आपका फॉर्म आ जाता है इस तरीके से। आप देखेंगे यहाँ पर फोटो चिपकाएंगे, यहाँ पर फोटो चिपकाने के बाद आपका नोटरी होगा। फोटो टेस्टेड होने के बाद यहाँ पे फोटो पे नोटरी किया जाएगा। जिसको ईडब्ल्यूएस बनना है यहाँ टिक करे, एलआईजी बनना है यहाँ पे टिक करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल लेटर में अपना नाम डालेंगे, पिता पति पत्नी का नाम भरा जाएगा कैपिटल लेटर में, एक एक कॉलम में ही भरेंगे। संयुक्त नाम यदि है तो भरेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। पिन कोड यहाँ डालेंगे, पुरुष महिला जिसके नाम से है ये यहाँ भरा जाएगा। वैवाहिक मैरिड अनमैरिड है वो यहाँ भरा जाएगा। कोटा कोड, देखो कोटा कोड क्या है यहाँ पे 01, 02, 03 वो SC/ST वाला जाति प्रमाण पत्र वाला कोटा लगेगा यहाँ पे। व्यवसाय कोड मैंने आपको बताई दिया है 01, 02, 03। विकलांगता या वरिष्ठ कोड भी यहाँ मैंने आपको बताई दिया है। इनकम कोड आपको बताई दिया है, यहाँ देख के पीछे से भर लेंगे इनकम कोड क्या है ब्रोशर में से। वार्षिक आय क्या है वो आप इसमें डालेंगे, LIG वाले में 3 लाख से कम है तो वो यहाँ भर देंगे। परमानेंट एड्रेस डालेंगे यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे IFSC कोड डालना है। यहाँ आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भरेंगे। यहाँ पे जमा की गई धनराशि 54,000 या 1,08,000 रुपए आपको यहाँ पर डालना होगा, ठीक है। अच्छा, जो खाते का नाम और खाता संख्या है हाई एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड और आपका ICICI बैंक चालू खाता संख्या ये, और इस अकाउंट पे आप DD बना के इसमें देंगे। और ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, नामित व्यक्ति नॉमिनेशन इधर भरेंगे। यहाँ पे मैं श्रीमती या श्री जो भी है घोषणा करता हूं या करती हूं कि मेरे पति पत्नी नाम कोई अन्य भवन भूखंड नहीं है। यदि कोई भवन भूखंड पाया जाता है मेरे आवेदन पत्र आवंटन भवन को नष्ट कर दिया जाए, मेरे द्वारा किसी न्यायालय में बाद दायर नहीं किया जाएगा। नोटरी युक्त ये नोटराइज कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फोटो बताया ना मैंने, फोटो नोटरी होगा। वही चीज है 10 वाले स्टाम्प पेपर, 10 वाला स्टाम्प भी लगेगा, नॉमिनी का नाम आएगा यहाँ अगर कोई बच्चा माइनर है या गार्जियन नेम इन केस माइनर तो यहाँ पे उनकी, यानी आप ये भी क्लियर देख सकते हैं कि माइनर 18, वहां तो 18 साल तक ही लिखा है लेकिन यहाँ पे अगर कोई माइनर है यहाँ डिटेल डाल सकता है। यहाँ पे परिवार में कितने सदस्य हैं यहाँ पे डिटेल डाल देनी है। उसके बाद फिर यहाँ पे उनकी डिटेल फिलअप कर देनी है, ठीक है। किसी के परिवार में 4 से ज्यादा है तो छोड़ देना, ऊपर डाल देना संख्या, नीचे उनकी डिटेल भर देना बस। यहाँ पे ये घोषणा पत्र है, बाकी दिनांक और डेट डाल के हस्ताक्षर करेंगे। नीचे आते हैं, ये रिसिप्ट है, 2 कॉपियां हैं जिसमें से एक आवेदक को मिल जाएगी स्टैंप लगा के और दूसरी वाली आपको मिल जाएगी यहाँ से। ये वाली सेम दोनों भर लेना अपने तरीके से, नाम पता एड्रेस और मोबाइल नंबर और जमा की गई धनराशि आवेदक के हस्ताक्षर रिसीव। और यहाँ पे DD नंबर भरा जाएगा दोस्तों। यहाँ पे DD नंबर, डेट किस डेट में DD बना है, ड्रॉ ऑन खाली छोड़ देना। आपको नहीं पता है किस डेट में ड्रॉ होना है तो ये छोड़ देना खाली। यहाँ पे डेट डाल देना, डेट ऑफ रिसिप्ट, यहाँ सिग्नेचर कर देना, बस हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये LIG का एरिया है, इस तरीके से आप इसमें LIG देख सकते हैं। यहाँ से एंट्री होने वाली है, यहाँ आपका रूम होने वाला है, ये किचन है, ये इधर आपका लेटरिन बाथरूम है, ये आपका बेडरूम है पीछे की तरफ से। इस तरीके से आपका LIG है, ये बड़ा है, इसमें थोड़ा एरिया ज्यादा है। अब आ जाते हैं बैक तरफ में, ये इनका रोड मैप है बैक की तरफ ब्रोशर का, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये कंप्लीट वीडियो था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये एंड में जब भी आप फॉर्म लेके आएंगे तो इस तरीके की आपको रिसिप्ट मिलेगी 600 रुपए की, जो कि ब्रोशर का कीमत है। बाकी इस तरीके से ये पूरा आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। एक बार अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।